आज की वीडियो में हम भारत के संरक्षित वन क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं यानी प्रोटेक्टेड एरियाज, उनका तात्पर्य उन क्षेत्रों से हैं जिन्हें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सुरक्षित किया जाता है। इस धरती पर जीवन चक्र एक बायोलॉजिकल पिरामिड के रूप में चल रहा है, जिसमें अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं मौजूद हैं यानी फूड चेन्स मौजूद हैं। भारत देश की संस्कृति वस्तुतः अरण्य संस्कृति है। प्राचीन काल में सभी ऋषि मुनि वन क्षेत्रों में ही निवास करते थे। इन ऋषि मुनियों के आश्रम ही उस समय शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। प्रकृति की गोद में स्थित इन्हीं आश्रमों से निकलकर ज्ञान का दिव्य प्रकाश पूरे विश्व को आलोकित करता था। सभी विद्यार्थियों को इन्हीं आश्रमों में प्रारंभिक पाठशाला के स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की पूर्ण शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन ऋषियों ने कभी प्रकृति को उपभोग की वस्तु नहीं समझा। धरती को उन्होंने माँ माना। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वीया। यदि हम अतीत पर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि वन्य जीवों को हमारे मनीषियों द्वारा परिवार का एक अंग मानते हुए उनकी उपासना की गई। वराह, कच्छप, मत्स्य, नरसिंह के रूप में भगवान विष्णु के अवतार का वर्णन आता है। काक भुषुंडी के रूप में कौए को पूज्य माना गया है, जिनके दरबार में भगवान शिव के बार बार जाने का उल्लेख मिलता है। भगवान राम की सहायता वानरों तथा भालुओं ने की। गिद्धराज के प्रति आभार व्यक्त करके श्री राम ने उसे पूज्य बना दिया। सिंह को अतीत में न्याय एवं शक्ति का प्रतीक माना जाता था, इसलिए राजा के आसन को सिंहासन कहा जाता था। सर्प को भगवान शिव ने गले में धारण किया तथा नंदी बैल उनके वाहन हैं। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, माँ दुर्गा का वाहन सिंह, इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी, गणेश का वाहन चूहा, लक्ष्मी का वाहन उलूक, सरस्वती का वाहन हंस तथा भैरव का वाहन कुत्ता है। भगवान कृष्ण ने अपने मुकुट में मोर का पंख धारण करके उसे महत्व दिया। पंचतंत्र में अनेक वन्य जीवों की कथा आती है। हमारे मनीषियों का प्रसिद्ध उद्घोष था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यह अमर सूक्ति मानव मात्र तक सीमित न होकर संपूर्ण सृष्टि के समस्त जीव मात्र के कल्याण की कामना करती है। हमारे मनीषियों द्वारा विभिन्न वन्य जीवों के अतिरिक्त पेड़ पौधों को भी उपासना के योग्य समझकर उन्हें संरक्षण प्रदान किया गया। पीपल, आंवला, शमी, पाकड़ आदि अनेक वृक्षों की पूजा का प्रावधान करके वृक्षों को जनमानस की दृष्टि में महत्वपूर्ण बनाया। हमारे मनीषियों ने तो यहाँ तक कहा कि कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, वृक्षों में ही समस्त देवताओं का निवास है। मूले ब्रह्मा, त्वचा विष्णु, शाखायाम महेश्वरः, पत्रम सर्वदेवानां वृक्ष देव नमो अस्तुते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत समय पूर्व ही हमारे ऋषियों ने भली भांति इस तथ्य का प्रतिपादन कर लिया था कि वृक्ष भी हमारी तरह सजीव हैं। महाभारत के शांति पर्व में विस्तार से वृक्षों के सजीव होने का वर्णन किया गया है। ऊष्मतो मल्याते वर्णस्त्वक फलम पुष्पमेव च मल्याते शीर्यते चापि स्पर्शस्ते नात्र विद्यते। अर्थात जैसे गर्मी के दिनों में गर्मी से हमारा चेहरा मुरझा जाता है, वैसे ही वृक्षों के वर्ण, त्वचा, फल, पुष्प आदि भी मुरझाकर क्षीण हो जाते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर का मूल उपदेश है अहिंसा परमो धर्म है, इसलिए जैन धर्म में किसी भी जीव की हत्या को पाप माना जाता है। चीनी यात्रियों द्वारा 600 ईसा पूर्व भारत के वनों एवं वन्य जीवों का उल्लेख किया गया है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में सर्वप्रथम अधिकारियों की नियुक्ति की गई जो वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति उत्तरदायी थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि उस काल में वन क्षेत्रों को कई भागों में बांटा गया, जैसे चारण वन, शिकारगाह, अभयारण्य आदि। अभयारण्य में वन्य जीवों एवं पक्षियों के मारने पर पूर्ण प्रतिबंध था। इस क्षेत्र में शिकार करने पर दंड का प्रावधान था। उदाहरण स्वरूप हाथी को मारने पर मृत्यु दंड का विधान था। इन संरक्षित क्षेत्रों से वन की उपज ले जाना भी प्रतिबंधित था। मुगलों के शासनकाल में कई स्थानों पर अनेक वाटिकाओं का निर्माण करके उनमें विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों का रोपण किया गया। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1898 में वीडन थांगल पक्षी विहार स्थापित किया गया, जो तमिलनाडु राज्य में है। वर्ष 1908 में असम में काजीरंगा वन्यजीव विहार स्थापित किया गया। 1935 में देश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हैली नेशनल पार्क की स्थापना की गई, जो वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में है तथा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में प्रसिद्ध है। भारतीय संविधान में वन एवं पर्यावरण की रक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 48A में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के खंड 6 के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा वन एवं वन्य जीव संरक्षण को संविधान की समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया, ताकि केंद्र सरकार वन एवं वन्य जीव संरक्षण की दिशा में प्रभावी कार्यवाही कर सके।
इस प्रकार हमारे संविधान में पर्यावरण संरक्षण का महत्व स्थापित करते हुए प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य को परिभाषित किया गया है। वर्ष 1952 में वन्यजीव संरक्षण हेतु एक राष्ट्रीय सलाहकार मंडल का गठन किया गया। 1980 में इसका नाम भारतीय वन्यजीव सलाहकार परिषद रखा गया। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, पवन स्वास्थ्यदायी शीतल सुस्वादु यहाँ का जल है। झीलों में बस जिधर देखिए उत्पल ही उत्पल है। लंबे लंबे चीड़ ग्रीव अंबर की ओर उठाए, एक चरण पर खड़े तपस्वी से हैं ध्यान लगाए। दूर दूर तक बिछे हुए फूलों के नंदन वन हैं, जहाँ देखिए वहीं लता तरुओं के कुंज भवन हैं। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कुल भूभाग का 2.4% है। विश्व की जनसंख्या का लगभग 18% भाग भारत में निवास करता है। इससे क्षेत्रफल के अनुपात में भारत की विशाल जनसंख्या का अनुपात सहजता से लगाया जा सकता है। जनसंख्या की दृष्टि से अब भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है तथा चीन द्वितीय स्थान पर है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर अत्यधिक है और अनुमान है कि यदि इस पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो 2050 तक भारत की आबादी 1,75,00,000 तक हो जाएगी। हालांकि यह भी अनुमान है कि 2050 तक हमारी आबादी स्थिर हो जाएगी और इसके बाद भारत की आबादी घटनी चालू हो जाएगी। चीन में जनसंख्या में अब ज्यादा वृद्धि है नहीं, बल्कि वहाँ कमी ही चल रही है। वहाँ की वन चाइल्ड पॉलिसी ने चीन की जनसंख्या को काफी बर्बाद भी किया है, उसकी डेमोग्राफी को काफी नुकसान पहुंचाया है। भारत प्राकृतिक रूप से चल रहा है और अब प्राकृतिक रूप से ही उसकी आबादी स्थिर होती जा रही है। भारत में 2027 में जनगणना होगी, सेंसस होगी, जिससे जो अब मॉडर्न इंडिया है उसका आंकड़ा पूरे देश के सामने होगा, पूरे विश्व के सामने होगा और उससे आगे की जो नीतियां हैं उनको बनाने में बहुत आसानी होगी।